Good morning student. Standard 12th English medium subject BA. Chapter number 4 Organizing. Lecture number 49. Elements of delegation of authority. इससे पहले हमने limitations of decentralization and importance of authority देखा था. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे हमारा elements of delegation of authority. ठीक है, ये ना जनरली एवरी ईयर है ना 3 मार्क में पूछे ही जाते हैं. तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, इसके डायग्राम प्लस एक किस तरह से फॉर्मेशन में आता है वो. अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द सब कोऑर्डिनेट बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस. यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्या दिया है, तो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर प्रोवाइड करना, किसे, अपने सबऑर्डिनेट को, जिससे अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, क्रिएट होगी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदारी. मीन्स कि जब आप किसी को कोई काम देते हो, उस काम को पूरा करने के लिए अधिकार देते हो, तो उससे क्या, उसकी जवाबदारी बनती है कि वो आपको आंसर करे कि उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अधिकार उसको मिला था उसका यूज करके इस काम को पूरा किया है या नहीं. According to him, the following elements are included in the delegation of authority. और ये 3 जो पॉइंट्स है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में दी गई है. ओके, फर्स्ट है एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी. एंट्रस्टमेंट का मतलब होता है किसी पे भरोसा करके आप किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपते हो. कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं. एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदारी होती है वो खुद ब खुद क्रिएट होती है. जो ये 2 फैक्टर्स है उसके ऊपर से ये चीज़ें खुद क्रिएट होती है, इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपकी खुद की होगी कि आप अपने सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर को आंसर को रखो कि आपने काम किया है या नहीं. ओके, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं ऊपर साइड. ओके, यहाँ पे देख रहे हो प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सेंटर में होगा. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. जब जिम्मेदारी किसी को दोगे मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो क्या होगी, अथॉरिटी आएगी. मीन्स की जिम्मेदारी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आप अथॉरिटी दोगे. अथॉरिटी के ऊपर से क्या बनेगा, अकाउंटेबिलिटी. अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट करते हैं, अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, खुद ब खुद क्रिएट होता है. यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ें दी गई हैं. एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ड्यूटी असाइंड बाय द टॉप लेवल ऑफिसर टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर द पर्टिकुलर वर्क. एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो ये एक तरह का ड्यूटी होता है जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो किसे सौंपते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को. द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर टास्क. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्यों दिया जाता है, तो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए. इट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. इससे क्या होता है कि जो सुपीरियर यानी जो टॉप लेवल होते हैं और जो मिडल या बॉटम लेवल होते हैं उनके बीच में क्या बनता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है. नेक्स्ट दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ द सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड द फॉलो ऑर्डर गिवन बाय सुपीरियर, दस द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल. क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर जो काम करते हैं उस ऑर्डर को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. तो फिर से क्या होगा, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तक इसका क्या होगा, फ्लो होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी. बाय गिविंग पावर टू द पर्सन रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय वर्क अकम्प्लिशमेंट. किसी को पावर दे के ही आप उसको दिए गए काम को पूरा करवा सकते हो. द एडमिनिस्ट्रेटर शुड प्रोवाइड इनफ पावर टू हेल्प द सबऑर्डिनेट सो दैट दे कैन अलो द वर्क टू द लोअर लेवल एंड गेट द वर्क डन. क्या करोगे आप, जो अपने नीचे काम कर रहे हैं जो लोग हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स है, उसको एडमिन की तरफ से क्या दिया जाएगा, पावर प्रोवाइड की जाएगी. किस काम के लिए, तो जो काम उसे आपने अलॉट किया है लोअर लेवल को, तो उससे क्या होगा कि उनका काम जो दिया है अपने को पूरा कर पाएंगे.
Hence delegation of authority is important step towards allotment of power. इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से हमें पावर प्रोवाइड की जाती है। द फ्लो ऑफ फ्रॉम अपर लेवल टू बॉटम, फिर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी और अथॉरिटी भी ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे की तरफ, टॉप, मिडल एंड बॉटम। ठीक है, दिस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी normally in this process the power is given give decision and power to give order to given। normally in this process, इस प्रोसेस में होता क्या है, तो द पावर इज गिव डिसीजन। जब पावर हमारे पास आती है तो हम डिसीजन भी ले पाते हैं और पावर गिव द ऑर्डर, और पावर अगर मेरे पास है तो मैं अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी वेरियस पर्पस। अब अथॉरिटी किसी को देने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजमेंट आर गिवन पावर टू द इनकर नेसेसरी एक्सपेंडिचर टू द वर्क एरिया, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, टेक डिसिप्लिन एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय एट्सेट्रा। अब यहाँ पे अथॉरिटी किसी को सौंपने के कितने सारे रीजंस है आप देख सकते हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू क्या करते हैं, हम एक्सपेंडिचर एरियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को देखना चाहते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन है जिसे हम कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी के अंदर रख सकते हैं। अब क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होल्डर हैज़ प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड फॉलो रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप मैनेजमेंट। अब क्या करेंगे कि आप एज अ सबऑर्डिनेट आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो अब आपकी ये जवाबदारी बनती है कि आप है ना इस बात के लिए एक्सप्लेनेशन दो कि आपने काम सही से किया या नहीं। दिस इज़ नॉन एज अकाउंटेबिलिटी, और इसी को हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेना, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखने रहेंगे। ये पूरी लाइनिंग है अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी का। तो आप ये पूछे जाते हैं 1 मार्क में एज अ डेफिनेशन कि गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो यही आपको याद रखना है। ही मे श्योरली ही गिवन पावर टू गेट वर्क डन बाय अदर बट फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन रेस्ट विद द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। आपको सिर्फ उतनी ही पावर दी गई है जितना कि आपको जिम्मेदारी दी गई थी, और बाकी रेस्ट जितने भी पावर्स है वो किसके पास होगा, तो टॉप लेवल के पास ही होगा। हेंस द मिडल लेवल अथॉरिटी होल्डर शुड टेक केयर एंड टू इंश्योर दैट वर्क इज़ प्रॉपरली डन बाय द लोअर लेवल स्टाफ। इसलिए अब इसके बीच में कौन आ जाता है, मिडल लेवल। उसकी अथॉरिटी क्या बनती है, तो उसे ये देखना कि जो लोअर लेवल स्टाफ को काम दी गई है वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस अकाउंटेबिलिटी फ्लो फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल। अब ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ होता है, आपने देखा कि जो हमारा अथॉरिटी था, ठीक है, फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कहाँ आ रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, मीन्स कि टॉप टू बॉटम आ रहा था। अब ये क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, लोअर टू टॉप जाएगा। मतलब कैसे होगा इसका प्रोसेस, ठीक है, लोअर लेवल वाले मिडिल को बताएंगे और मिडिल लेवल वाला ये न्यूज़ कहाँ तक पहुँचाएगा, तो टॉप लेवल पे। तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नीचे से ऊपर है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की प्रोसेस है ना ऊपर से नीचे की तरफ है। दिस अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास ऑन, इसको पास, अब ऐसा नहीं कि अपनी जिम्मेदारी को ना, जवाबदारी को आप किसी और को नहीं सौंप सको, पास ऑन नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ आपने जो मुझे काम दिया था उसको मैंने सही तरीके से हैंडल किया है। For example, the account officer may give work to the writing account in his account, but when the account are written, it is the account officer who will check the accuracy of the work done and not by accountant। एक अकाउंट ऑफिसर है जिसने अपने तरफ से काम किसको करने के लिए दिया था, किसी अकाउंटेंट को दिया था, लेकिन यहाँ पे इसकी जवाबदारी ख़त्म नहीं होती। लास्ट में इसको ये चेक करना ही पड़ेगा एक्यूरेसी, मीन्स कि इसकी करेक्टनेस, कि उसने जो काम अपने अकाउंटेंट को दिया था वो सही तरीके से हुआ या नहीं। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो दी गई है
उसके लिए जो अथॉरिटी दी गई है, उन दोनों को मिला के ना क्या क्रिएट होता है, अकाउंटेबिलिटी। तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से कभी पीछे नहीं हट सकते, भले आप अपनी जगह पे किसी और से काम करवा लो, लेकिन रियल में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही थी कि ये काम आपको करवाना था, तो इसकी करेक्टनेस, इसकी एक्यूरेसी चेक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ओके, तो ये था हमारा ये चैप्टर का आखिरी पॉइंट जो फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर के इस लेक्चर के साथ आपको PDF मिल जाएंगे। चलो आज देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज इसके बारे में। ओके, यहाँ पे देख रहे हो आप चैप्टर नंबर 5 है स्टाफिंग। ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने बेटर प्लानिंग करी, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग भी किया। अब जो थर्ड स्टेप आता है वो क्या होता है, स्टाफिंग। ठीक है, ये सारे होने के बावजूद अगर ये हमारे पास नहीं है ना, तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। भले आपकी प्लानिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कितना भी प्रॉपर ढंग से क्यों ना किया गया हो, लेकिन आप है ना उसको कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास स्टाफ ही नहीं है। तो स्टाफिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो चलो देख लेते हैं। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन द लार्ज स्केल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, यानी जिसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, उसके स्टार्ट होने के बाद जो प्रोडक्शन था ना, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होने लगा। इनिशियली देयर वॉज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन वहाँ पे फिर भी कोई जो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए प्रोडक्शन का वो नहीं था। सिस्टम ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट एंड लेस कॉस्ट बिगन। अब यहाँ पे ये शुरुआत हुई कि प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जनरली ये हम सबकी थिंकिंग होती है कि हम क्या करते हैं, हम यही सोचते हैं कि जब भी हम प्रोडक्शन एरिया से रिलेट करते हैं तो हमारा काम क्या होता है कि हमारा फर्म मोर से मोर प्रॉफिट अर्न करे, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और कम से कम कॉस्ट पे कमाए। ठीक है, एज अ रिजल्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज बिगन। अब इसमें क्या हुआ कि फर्म को प्रॉफिट चाहिए थी, कॉस्ट कम करना था, लेकिन एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की शुरुआत हुई, मतलब उनकी ज़रूरत पड़ी, यानी आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दे और आपके जो अर्निंग है, आपकी जो प्रॉफिट है, उसको बढ़ा सके। एट द एंड ऑफ 19th century, dynamic management leaders realized that in the production, sensitive staff is more important than inanimate machines. एट द एंड ऑफ 19th century, 19th century के लास्ट में मैनेजमेंट लीडर्स को क्या रियलाइज़ हुआ कि प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन सेंसिटिव स्टाफ कहीं ज़्यादा मशीन के कंपैरिजन में इम्पॉर्टेंट है। मशीन से एक बार इन्हें रिपेयर किया जाता है, लेकिन अगर आपके स्टाफ, जो अच्छे स्टाफ है, वो अगर आपके यहाँ से चले गए ना, तो उसे आप वापस लाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिस तरह से आप अपने फर्म का प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, सेम एज उनका भी ये मोटिव होता है कि वो भी अच्छी से अच्छी सैलरी अर्न कर पाए। और आपके फर्म से अगर उन्हें कहीं ज़्यादा बेटर सैलरी मिल रही है, तो सिंपल सी बात है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। यानी आपको सबके बारे में सोचने के साथ साथ आपको अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना ज़रूरी होता है। दे ऑल्सो रियलाइज दैट मशीन डू नॉट वर्क ऑटोमेटिकली। उनको ये बात रियलाइज़ हुआ कि मशीन कितना भी मॉडर्न टेक्निक का क्यों ना हो, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको अपने स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। बट एम्प्लॉयज़ ऑपरेट देम, बल्कि क्या होता है कि मशीन्स को कौन ऑपरेट करता है, तो मशीन्स को कौन ऑपरेट करता है, तो अपने स्टाफ। ओके, नेक्स्ट दिया है एज अ रिजल्ट दे रियलाइज द नीड ऑफ साइंटिफिक सिस्टम फॉर एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट। इसलिए अब उनको ये एहसास हुआ कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट नहीं करना है, किस मेथड से करना है, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन किस मेथड से होना चाहिए, तो साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए। सेलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड द ट्रेनिंग, जिसमें
अब स्टाफिंग के अंदर एक अच्छे स्टाफ को अपॉइंट करने की प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले हम उसको रिक्रूट करते हैं, मीन्स की भर्ती करते हैं, फिर उसका सिलेक्शन करते हैं कि उसको हमें किस डिवीज़न में डालना है, अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करते हैं, ज़रूरत लगती है कि वो अपने लेवल से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो प्रमोशन भी करते हैं। एक यूनिट में अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं तो हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र भी करते हैं, और अगर हमें लगता है कि कुछ नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसकी जानकारी हमारे स्टाफ को होनी चाहिए तो उसके लिए हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है स्टाफिंग में। द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग ये उतना इम्पॉर्टेंट है जैसे कि मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस है वो हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल। यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप हर एक इंडिविजुअल को डेवलप कर सकते हो। इट इज़ इन द पास्ट ह्यूमन एलिमेंट्स वॉज नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। पास्ट में यानी पीछे की समय की बात करें तो वहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। प्लानिंग इज अ बिजनेस माइट हैव बीन डन इन द बेस्ट possible manner and formation of organization also might have proper, but if selection and training of a personnel is improper then the organization cannot successful। मैंने आपको पहले ही कहा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आपने कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, बहुत ही प्रॉपर ढंग से किया हो, बहुत ही परफेक्ट है आपकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन अगर जब आप पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन इम्प्रॉपर तरीके से करोगे ना तो आपके बिजनेस को कोई भी सक्सेसफुल नहीं बना सकता। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। किसी भी फॉर्म के सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो एफिशिएंसी एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर। Staffing is an activity of maintaining relation with the employees of organization। Staffing क्या है, तो staffing employees के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है जो कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके बिजनेस के फ्यूचर के लिए असेंशियल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट में इन ऑर्डिनरी सेंस द टर्म स्टाफिंग इज नॉट मेरली रिक्रूटमेंट। ऑर्डिनरी सेंस की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं होता, बट आल्सो इंक्लूड एम्प्लॉय ट्रेनिंग मेंटेनिंग देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आपने भर्ती कर दी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। उस एम्प्लॉय को आपको क्या प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मिल जाने के बाद ये ज़रूरी होता है कि वो स्टाफ, वो एम्प्लॉय मेरे फर्म के अंदर सालों तक काम करे, ठीक है, क्योंकि जितने नए एम्प्लॉयज़ को आप भर्ती करते जाओगे ना उतने को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन वाइडर सेंस इट इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड द पोस्ट रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़। एक अगर वाइडर सेंस में हम बात करें तो स्टाफिंग क्या है, तो रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड पोस्ट रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट के बाद की जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं स्टाफिंग के अंदर। चलो तो आज ये वाला लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाफिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। थैंक यू।